वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैटेलिस्ट के बारे में, यानी उत्प्रेरक। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, कैटेलिस्ट, और इसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कैटेलिस्ट के बारे में या उत्प्रेरक के बारे में। तो ध्यान देना है आपको, उत्प्रेरक क्या होता है। तो एक तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया के दर को यानी रेट को अगर किसी दूसरे पदार्थ को मिला देने से दर उसका बढ़ जाए या फिर घट जाए, ये दोनों परिस्थिति में अगर कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है तो उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि मान लीजिए आग जल रहा है, उस आग जलते हुए आग में अगर थोड़ा सा घी डाल दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आग और तेजी से जलने लगेगा। इसका मतलब घी किस तरह से वहां पे कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह। वह उसके कार्य के दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो देखिए ऐसा है कि कैटेलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। लेकिन सबसे बड़ा खासियत क्या है कि घी जब आप डालते हैं आग में तो घी भी आग के साथ जल जाता है, परंतु कैटेलिस्ट के साथ एक सबसे बड़ा विशेषता मान के चलिए कि कैटेलिस्ट जब डाला जाता है, किसी भी रिएक्शन में मिक्स किया जाता है, तो वो उसके रेट को बढ़ा तो देता जरूर है, परंतु खुद उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और रिएक्शन संपन्न होने पर वह रिएक्शन से अलग हो जाता है। ये एक विशेषता है कैटेलिस्ट की, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है परंतु रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप देख के चलिए कि मान लीजिए आप अमोनिया बना रहे हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आपको बताते हैं कि हैबर प्रोसेस से आप अमोनिया बनाते हैं, N2 गैस आप लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं और आपका सब रिएक्शन क्या होता है, अमोनिया गैस बनाने का। तो अमोनिया गैस आप बनाते हैं, तो अमोनिया गैस बनाने में आपको क्या करना होता है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर आप अमोनिया गैस बनाना चाहते हैं। तो इस अवस्था में यहाँ पर उत्प्रेरक की जरूरत होती है आपको। उत्प्रेरक के रूप में अगर आप यहाँ पे आयरन का मान लीजिए पाउडर फॉर्म, लोहे के चूर्ण को अगर आप इसमें मिला देते हैं तो लोहे के चूर्ण को मिलाने के साथ यह प्रतिक्रिया बहुत ही जल्दी संपन्न होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस बहुत ही जल्द क्या बना देता है, अमोनिया गैस बना देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे समीकरण में, पूरे के पूरे रिएक्शन में यह आयरन का पाउडर यानी कि लोहे के चूर्ण किस तरह कार्य करता है स्टूडेंट, तो यह कार्य करता है उत्प्रेरक की तरह, जो इस रिएक्शन के रेट को काफी हद तक बढ़ा देता है। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि कैटेलिस्ट का दूसरा काम क्या होता है कि वो रिएक्शन के रेट को कम भी कर देता है। उसको मतलब रिएक्शन का जो रेट है, प्रतिक्रिया करने का जो दर है, उस प्रतिक्रिया करने के दर को बहुत कम कर देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका जल में टूट जा रहा है और साथ में जल में टूटने के बाद ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गैस दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड गर्म करने पर जल और ऑक्सीजन गैस में टूट जा रहा है और यह अभिक्रिया तेजी से चल रही, परंतु इसमें आप ग्लिसरॉल मिला दीजिए। तो अगर आप इसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है, करीब करीब ना के बराबर। तो ये जो अभिक्रिया चल रही थी उस अभिक्रिया को कम करने का काम किसने किया, ग्लिसरॉल ने किया। और ये ग्लिसरॉल का सबसे बड़ा खासियत क्या है स्टूडेंट, ये ग्लिसरॉल इस रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम तो करेगा परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो देखिए ध्यान रखना है, उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा दें या अभिक्रिया के दर को घटा दें, परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लें। उस तरह के रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, कैटेलिस्ट कहेंगे। तो चलिए हम लोग कैटेलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैटेलिस्ट के बारे में, वैसे रासायनिक पदार्थ
अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये हो गया स्टूडेंट आपका उत्प्रेरक। उदाहरण में आप लिख लीजिए, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये एक हो गया। या फिर आप कांटेक्ट प्रोसेस की बात करें, संपर्क विधि की बात करें, तो संपर्क विधि में प्लैटिनम एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है एक कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह, जो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में जल्दी से बदलने में मदद करता है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, हमारा कैटलिस्ट हो गया। अब गुणों के आधार पे कैटलिस्ट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ कैटलिस्ट लिखिए, कैटलिस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे गुणों के आधार पर। इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं स्टूडेंट। पहला होता है आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसको कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। दूसरा हो गया आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट, इसको कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखिए स्टूडेंट, दो तरह के कैटलिस्ट हो गया, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। तो देखिए पॉजिटिव से समझ में नहीं आ रहा है हमें कि धनात्मक अगर कहा जाए तो वैसा कैटलिस्ट, वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में कम समय लगता है। इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में मिलकर उसके अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए कि आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। अब इसके बारे में बात करेंगे KClO3 को जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर स्टूडेंट ये 240 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटेगा। ध्यान रखना है इसको, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको तापमान कितना लगाना पड़ रहा है, 240 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको लगाना पड़ रहा है, तब जाके पोटेशियम क्लोराइड जो है वो किसमें टूट रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक उत्प्रेरक लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये 2KClO3 है, इसमें हम लोग उत्प्रेरक लेंगे और उत्प्रेरक के रूप में क्या हम लोग ले सकते हैं, उत्प्रेरक के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड ले लीजिए MnO2। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, उत्प्रेरक लिया। कौन सा उत्प्रेरक, यहाँ पे लिख देते हैं उत्प्रेरक।
तो क्या हो गया स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड में मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में लिया गया और अब हम लोगों को तापमान बहुत ही कम 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान लगाना पड़ेगा और ये किसमें टूट जाएगा, आपके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे ही हमने इस उत्प्रेरक का उपयोग किया मैग्नीज ऑक्साइड का, तो हमें अब तापमान 600 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम कितना यहाँ पे हम कितना तापमान दे रहे हैं स्टूडेंट, तो मात्र 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेरक ने क्या किया, अभिक्रिया के दर को घटा दिया। एक्टिवेशन एनर्जी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। उस एक्टिवेशन एनर्जी को उसने कम किया और कम ही तापमान में पोटेशियम क्लोराइड जो है वो टूट कर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल गया। तो यानी स्टूडेंट क्या हो गया कि इस मैग्नीज ऑक्साइड ने अभिक्रिया को दर को बढ़ा दिया और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिसके कारण जो प्रक्रिया 600 डिग्री सेल्सियस में संपन्न हो रही थी वो मात्र 200 डिग्री सेल्सियस में ही संपन्न हो गई। इसका मतलब ये एक धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य किया, किसने, मैग्नीज ऑक्साइड ने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ किस तरह कार्य कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये दो बातें हो गई धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में स्टूडेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक को ध्यान से समझिएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक वैसे उत्प्रेरक होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, कम करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देता हो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखना चाहेंगे आपको। क्या लिखना चाहेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने लिखा है वैसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे उत्प्रेरक खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, परंतु उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको लिखते हैं। उदाहरण के स्वरूप आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप गर्म कीजिएगा तो ये जल में और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। अब ये जल में और ऑक्सीजन गैस में जब टूटेगा तो ध्यान देना है आपको, क्या हो रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गर्म करने पर ये जल में और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है। परंतु अब इसमें आप क्या कीजिए कि उदाहरण के रूप में, मतलब कि यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में आप क्या ले लीजिए, ग्लिसरॉल को उत्प्रेरक के रूप में आप ले लीजिए। और जैसे ही ये ग्लिसरॉल को उत्प्रेरक के रूप में आप लीजिएगा तो इसके टूटने की दर, यानी कि जल और ऑक्सीजन गैस में बदलने की दर जो है या तो बहुत कम हो जाएगी या तो ये अभिक्रिया ही रुक जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे देखा गया है कि ग्लिसरॉल किस तरह कार्य कर रहा है, तो ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में ग्लिसरॉल के द्वारा
के द्वारा अभिक्रिया को या तो बहुत कम किया गया या बंद कर दिया गया। अतः ग्लिसरॉल इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो किस तरह कार्य करेगा स्टूडेंट? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो कि जिसमें कि उत्प्रेरक के मिलने के बाद उसकी अभिक्रिया के दर बहुत कम हो जाते हैं, उस तरह के उत्प्रेरक को कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आप याद नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में बाद हम लोग बात करते हैं ऑटो कैटलिस्ट के बारे में। यानी कि अगला टर्म हमारे पास है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है स्व उत्प्रेरक। ऑटो कैटलिस्ट हो गया, ऑटो कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरक। और स्व उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसे उत्पाद बन गए जो उस अभिक्रिया के दर को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। यानी कि उसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे उत्पाद बनेंगे जो अभिक्रिया के दर को काफी हद तक बढ़ा देंगे। उस तरह के कैटलिस्ट को, उस तरह के उत्प्रेरक को कौन सा उत्प्रेरक कहा जाएगा? स्वतः यानी स्व उत्प्रेरक कहा जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे पहले इसको परिभाषित कर देते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वैसे उत्पाद बनते हैं जो अभिक्रिया के दर को काफी हद तक बढ़ा देते हैं, उन्हें स्व उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि स्व उत्प्रेरक क्या हो सकता है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उसका रंग बैंगनी होता है। अब इस बैंगनी रंग वाले पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में जब हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल मिलाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलने के साथ क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग जो है वह उड़ जाता है, यानी कि कलरलेस बन जाएगा या फिर बैंगनी रंग बहुत ही हल्का हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया बहुत ही धीरे धीरे चलती है, परंतु कुछ देर के बाद यहाँ पर एक नया पदार्थ बनता है जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज सल्फेट कहते हैं। अब जब ये मैग्नीज सल्फेट जैसे ही बनता है तो यह वहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, और उत्प्रेरक की तरह कार्य करने से होता क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक कौन हो गया स्टूडेंट? अभिक्रिया में ही बनने वाले मैग्नीज सल्फेट जो कि अभिक्रिया में ही बन रहे हैं, अतः वह स्व उत्प्रेरक, खुद से उत्प्रेरक की तरह कार्य कर गया। इस तरह से इसलिए इस तरह के उत्प्रेरक को कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे? स्व उत्प्रेरक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका KMnO4 है, ये KMnO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे कार्य कर रहा है? तो H2C2O4। ये क्या है आपका? ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक अम्ल है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बन जा रहा है, और मैग्नीज सल्फेट के साथ
क्या बन जा रहा है, CO2 और H2O। यह जो ध्यान रखिएगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा है, बैंगनी है। और ये जो मैंगनीज सल्फेट बना, ये मैग्नीज सल्फेट क्या किस तरह कार्य करेगा, यहाँ स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। जो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीज सल्फेट इस अभिक्रिया में स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो KMnO4 के बैंगनी रंग को बहुत ही जल्दी उड़ा देता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि स्व उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया में ही ऐसे पदार्थ का बन जाना जो कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे, उस तरह के उत्प्रेरक को कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे स्टूडेंट, स्व उत्प्रेरक कहेंगे। तो ये तो बातें हो गई स्व उत्प्रेरक के बारे में। अब हम लोगों को बात करनी है इसके बाद उत्पादित उत्प्रेरक मतलब कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, अगला हेडिंग है आपके पास, एक काम कीजिए आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगला हेडिंग हम लोग देते हैं उत्पादित उत्प्रेरक, यानी कि हम लोग बात करेंगे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बारे में। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं उत्पादित उत्प्रेरक यानी कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बारे में। तो देखिए ये होता क्या है कि किसी तरह का कोई कैटलिस्ट नहीं मिलाने की जरूरत पड़ती है। इस तरह के रिएक्शंस में ये समझने की बात होती है कि मान लिया जाए कोई एक रिएक्शन संपन्न आप करवाना चाहते हैं और वह रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन वह रिएक्शन संपन्न नहीं हो रहा होता है, परंतु उसके बगल में कोई अगर एक दूसरा रिएक्शन संपन्न करवाते हैं हम लोग, तो उस रिएक्शन की मदद से जो रिएक्शन नहीं संपन्न हो रहा था वो भी हो जाता है। तो इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग कौन सा कैटलिस्ट कहेंगे, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे एक उदाहरण समझिए कि सोडियम आर्सेनाइड, यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड, इस सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, यानी कि सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लेंगे सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का अगर आप ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो क्या हो गया स्टूडेंट, सोडियम सल्फाइड का जब हम ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। और इस सोडियम सल्फेट के बनने के कारण अब क्या हो जाएगा कि सोडियम आर्सेनाइड भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बना देगा, सोडियम आर्सेनेट बना देगा। यानी कि ये जो सोडियम सल्फाइड था NaSO3 मान लीजिए, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कुछ नहीं बना पा रहा था, और यहाँ पर क्या हमने सोडियम सल्फाइड लिया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड लिया, इसकी प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पे क्या बना दिया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। और यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड लीजिए NaSO3, और अब ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बना दिया, NaSO4 यानी सोडियम आर्सेनेट बना दिया। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सा, सोडियम सल्फाइड का जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। कौन सी, तो सोडियम आर्सेनेट किसमें बदल गया, आर्सेनाइड किसमें बदल गया, ऑक्सीकृत होकर सोडियम आर्सेनेट में बदल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे रिएक्शन के कारण अगर कोई रिएक्शन संपन्न हो जाता है तो उस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग कौन सा कैटलिस्ट कहेंगे, उत्पादित उत्प्रेरक या इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
कि किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के कारण अगर नहीं संपन्न होने वाले अभिक्रिया भी पूर्ण हो जाती है तो उसे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई फ्रेंड है किसी दूसरे आदमी से झगड़ा कर रहा है तो कर क्या रहा है कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन मारपीट नहीं हो रहा है। परंतु अगर कोई ऐसा मतलब आप वहां पे जाते हैं और आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि चलो तुम झगड़ा करो, हम हैं यहाँ पे, तो आपके प्रभाव में आकर आपका फ्रेंड जो है वो अगला से मारपीट करना शुरू कर देता है, मतलब उसका जो जिससे झगड़ा हो रहा था उसे मारपीट करना शुरू कर देता है। तो देखिए शुरुआती अवस्था में आपका फ्रेंड सिर्फ गाली गलौज कर रहा था, मारपीट कर नहीं रहा था, परंतु आपके प्रभाव के कारण, आपकी वजह से वह अब झगड़ा करने के लिए यानी मारपीट करने के लिए भी तैयार हो गया। तो ये किसका प्रभाव हुआ? आपका प्रभाव हुआ। तो आप वहां पे किस तरह कार्य कर रहे हैं? तो आप वहां पे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहे हैं, झगड़ा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो उसी तरह से इस रिएक्शन में सोडियम आर्सेनाइड जो है वह अभिक्रिया नहीं कर रहा है, परंतु सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण के कारण इसका भी ऑक्सीकरण हो गया। अतः यह सोडियम सल्फाइड वाला जो रिएक्शन है वो किस तरह कार्य करेगा? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए। इसके आगे हम लोग प्रमोटर और किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे वर्धक या प्रमोटर के बारे में। तो प्रमोटर को ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यह कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ाता है। ये इसका रिएक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु ये कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ा देता है। मतलब कैटलिस्ट अगर धीरे धीरे रिएक्शन को करवा रहा है तो प्रमोटर मिलाने के बाद ये रिएक्शन और तेजी से होने लगता है। तो वर्धक क्या करेगा? कैटलिस्ट के कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य करेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि आप नाइट्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं और यहाँ पे आपका अमोनिया गैस बनता है। इसको कौन सा विधि कहते हैं? तो हैबर विधि कहते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि हैबर विधि से हम लोग अमोनिया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं और यहाँ पे आयरन का चूर्ण लेते हैं। किस रूप में? तो उत्प्रेरक के रूप में। तो आपने उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण लिया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया गैस बना रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होता है स्टूडेंट? एक और पदार्थ हम लेते हैं जिसको भी कहते हैं मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम क्या करेगा स्टूडेंट कि इस आयरन के चूर्ण के उत्प्रेरण क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा? यह रासायनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। तो यानी कि काम करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। किसके काम करने की क्षमता को? तो यह उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इसको वर्धक कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग टॉनिक पीते हैं, टॉनिक से क्या होता है? हम लोगों को ताकत मिलता है और हम लोग को कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो टॉनिक वहां पे किस तरह कार्य कर रहा है? तो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्धक की तरह कार्य कर रहा है, हमारी क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अतः ये वर्धक जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है? उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है उसे वर्धक
या प्रोमोटर कहते हैं। तो ये हो गया वर्धक या प्रोमोटर। जैसे इसमें लिखेंगे, उदाहरण में आप लोग लिख दीजिए, हैबर विधि में, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में मोलिब्डेनम आयरन उत्प्रेरक की कार्यक्षमता, प्रेरक की कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये हो गया स्टूडेंट कि हैबर विधि में जो हम लोग अमोनिया बनाते हैं, जिसमें कि लोहे का उपयोग करते हैं, लोहे के चूर्ण का उपयोग करते हैं, प्रेरक के रूप में थोड़ी सी मोलिब्डेनम मिला देने पे मोलिब्डेनम जो है वो आयरन के कार्य क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि हमारा प्रक्रिया जो है वो बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। तो मोलिब्डेनम यहाँ किस तरह कार्य करेगा, तो यहाँ वर्धक की तरह कार्य करेगा। तो चलिए स्टूडेंट वर्धक के बारे में लिखिए आप, उसके बाद कैटेलिस्ट पॉइजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक विष के बारे में, यानी कैटेलिस्ट पॉइजन के बारे में। तो देखिए कैटेलिस्ट पॉइजन का काम क्या होगा कि यह कैटेलिस्ट के काम करने की क्षमता को बहुत कम कर देगा। देखिए वर्धक और यानी कि अगर बात करें तो प्रमोटर और कैटेलिस्ट पॉइजन में बस उल्टा संबंध है। प्रमोटर क्या करेगा, कैटेलिस्ट के वर्क परफॉर्मेंस यानी काम करने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देता है, जबकि अगर हम लोग बात करें कैटेलिस्ट पॉइजन के बारे में तो कैटेलिस्ट पॉइजन क्या करेगा कि काम करने की क्षमता को बहुत हद तक कम कर देता है। किसके काम करने की क्षमता, तो कैटेलिस्ट के काम करने की क्षमता को बहुत हद तक कम कर देता है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के किसमें बदला जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और यहाँ पे हम लोग ये लेके चलते हैं क्या, कैटेलिस्ट के रूप में हम लोग लेके चलते हैं प्लेटिनम एस्बेस्टस। प्लैटिनम एस्बेस्टस यहाँ किस तरह कार्य करेगा स्टूडेंट, तो कैटेलिस्ट की तरह। ये आसानी से इस समीकरण को पूरा करवाएगा, अभिक्रिया को पूरा करवाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड किसमें बदल जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। परंतु स्टूडेंट यहाँ पर एक और पदार्थ हम लोग मिला सकते हैं जो कि इस रासायनिक अभिक्रिया को बहुत हद तक कम कर देता है। जैसे अशुद्धि के रूप में मान लीजिए यहाँ पे लिखें अशुद्धि, अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक ऑक्साइड। स्टूडेंट देखिए कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में मौजूद हो तो ये अभिक्रिया या तो नहीं संपन्न होगी या बहुत कम। तो स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे, ये आर्सेनिक ऑक्साइड यहाँ पे किस तरह कार्य कर दिया, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य कर दिया। इसने प्लैटिनम एस्बेस्टस के कार्य करने की क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया, जिसकी वजह से ये समीकरण या तो बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा अभिक्रिया या फिर यह अभिक्रिया नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पे अशुद्धि के रूप में जो आर्सेनिक ऑक्साइड मौजूद है वो किस तरह कार्य किया, यहाँ पे उत्प्रेरक विष की तरह कार्य किया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वैसे रासायनिक पदार्थ या अशुद्धि, वैसे रासायनिक पदार्थ या अशुद्धि जो उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को, उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को कम कर देते हों उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिएगा, संपर्क विधि में प्लैटिनम एस्बेस्टस, प्लैटिनम एस्बेस्टस के
कार्य क्षमता को क्या लिखेंगे हम लोग, आर्सेनिक ऑक्साइड, अशुद्धि को, अशुद्धि आर्सेनिक ऑक्साइड के द्वारा बहुत कम कर दिया जाता है। अतः आर्सेनिक ऑक्साइड इस अभिक्रिया में कैटलिस्ट पॉइजन की तरह कार्य करता है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका कौन सा, कैटलिस्ट पॉइजन यानी कि उत्प्रेरक विष, जो कि उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बहुत हद तक कम कर देता है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा यानी कि उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा। आप इसको नोट डाउन कीजिए और यहाँ तक आज के क्लास को हम लोग संपन्न करते हैं और इसके बाद आगे कैटलिस्ट को दो भागों में और बांटेंगे हम लोग, एक होमोजेनस कैटलिस्ट, एक हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट किस तरह कार्य करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग यहाँ संपन्न करते हैं। आप लोगों को क्लास समझने में अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट वाचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।